हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर। दोस्तों यार देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें करना क्या होता है और किस तरह से चीजें चलती हैं। आप लोग जानते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसको हम किस तरह से करें कि क्वेश्चन भी कर पाए और इसको अच्छे से पेपर में सॉल्व भी कर पाए। तो चलो दोस्तों, आज आपको सिखाता हूं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो बात आने वाली है, जो हमें डिस्कस करनी है आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो दोस्तों है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इस बात को आप गौर से और आसानी से समझिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। देखो यार बच्चों, मैंने क्या किया, ये एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मेरे दोस्त क्या है, कोई सॉल्वेंट है। ये देखिए, कोई सॉल्वेंट की जब भी बात की जाती है तो हम लोग तो एक ही सॉल्वेंट यूज करते हैं। कौन सा? अपना प्यारा वाटर। हम लोग जब भी कहीं सॉल्वेंट की बात आती है तो वाटर यूज करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो क्या है, एक सॉल्वेंट है। अब इसमें मैंने क्या किया है, कोई मॉलिक्यूल डाल दिया है AB, इस तरह से। यदि ये AB मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज हो जाता है तो इस सॉल्यूशन का नाम रख दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। इफ AB आयोनाइज इन वाटर, या आप क्या कह लो, सॉल्वेंट, तब हम लोग इसको क्या कह देंगे, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तब हम लोग इस सॉल्यूशन का नाम रख देंगे प्यारे बच्चों क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आयंस होते हैं। इतनी सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आयंस होते हैं। ये देखो, जैसे ही AB पानी में गया और ये इस तरह से डिसोसिएट हो गया ऐसे, तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या बोला जाने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल को हम पानी में डालते हैं, वो आयोनाइज हो जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। कभी कभी सॉल्वेंट खुद आयोनाइज होता है तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल मीनिंग इतना है, यदि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में आयंस हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। बस इतनी सी बात है। डिफिनीशन समझ पाए इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसा कोई भी सॉल्वेंट, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयंस हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्तों बताना, NaCl का इक्वस सॉल्यूशन, क्या इसमें आयंस हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। HCl का इक्वस सॉल्यूशन, क्या इसमें आयंस हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। एस्टिक एसिड का इक्वस सॉल्यूशन, क्या इसमें आयंस हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर, क्या प्योर वाटर में आयंस हैं? हाँ, H और OH होता है ना, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्यूशन ही हो, जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट भी इलेक्ट्रोलाइट जनरेट कर सकता है क्योंकि वो खुद आयोनाइज होता है सेल्फ में। तो जैसे वाटर, प्योर वाटर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट की मीनिंग समझ गए क्या होता है, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयन प्रेजेंस हो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यार हमारे प्यारे बच्चों दो तरह के होते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, जरा देखो, दो टाइप के होते हैं। एक बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कब बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कब बोलते हैं, बस इस बात को अब हमें देखना है। तो जरा देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट कब बोला जाएगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कब बोला जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट का नॉमेनक्लेचर जो है परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन पे है। यदि कहीं पर आयोनाइजेशन अप्रॉक्स 100% के आसपास हो रहा है, या फिर इसी बात को कह सकते हो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यदि हमारा सोल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, अप्रॉक्स 100% आयोनाइज हो रहा है, 90% आयोनाइज हो रहा है, 95% आयोनाइज हो रहा है, तो वो सब क्या आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अब ऐसा कौन होगा, एग्जांपल, तो यार सभी बच्चे जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज होते हैं। क्यों, डिफिनीशन यही है, जो सॉल्वेंट में 100% आयनाइज हो रहा होगा या अप्रॉक्स 100% आयनाइज हो रहा होगा, उसी को क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो कौन कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा मेरे दोस्तों, और कौन होगा? सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट भी आयनिक होते हैं, तो अप्रॉक्स 100% आयनाइज होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जनरली आंसर कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? अब आप अपने आप समझ गए होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पार्सली आयोनाइज होते हैं। वो क्या होते हैं? पार्सली आयोनाइज होते हैं। पार्सली आयोनाइज का मतलब लगभग उनका आयोनाइजेशन 1 से लेकर 10% के आसपास होता है। ये देखो, पार्सली आयोनाइज होते हैं। जो भी पार्सली आयोनाइज होते हैं वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें कौन आएगा? इस कैटेगरी में कौन आएगा? आप समझ गए होंगे। वीक एसिड आएंगे, वीक बेस आएंगे, ये सब क्या होगा? इस कैटेगरी के आंसर होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसा कोई भी सॉल्ट जो पानी में गया आयोनाइज हो गया, ऐसा कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जो पानी में गया आयोनाइज हो गया, वो इलेक्ट्रोलाइट है। वो सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। या आप ये बोलो कि जिस सॉल्यूशन में भी आयंस है वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब आयोनाइजेशन के बेसिस पे दो पार्ट में 100% के आसपास आयोनाइजेशन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, और पार्सली आयोनाइजेशन हो रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। एग्जांपल कौन? ये जैसे एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड दोस्त क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि वीक एसिड है। HCl वीक एसिड है। फार्मिक एसिड वीक एसिड है। किसी बच्चे ने कहा कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि वीक एसिड है? तो जनरली जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड है, और जितने भी ऑर्गेनिक बेस है सब वीक बेस है। रेगुलर ऑर्गेनिक एसिड, रेगुलर ऑर्गेनिक बेस सब वीक होते हैं। जैसे एनिलीन, एमीन हो गया, एनिलीन हो गया, है ना, ये सब वीक होते हैं, वीक बेस है। तो वीक एसिड, वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। तो अब आप चेक करो, इतनी बात हो गई। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं दोस्त। अब हम कहानी को और आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? इलेक्ट्रोलाइट आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कैसे पहचानोगे, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं जरा उसको गौर से समझिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसको गौर से समझिए। हम डायरेक्ट पीएच की बात करने जा रहे हैं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन। किसी ने कहा सर आपने ओस्टवाल्ड लॉ नहीं बताया है, तो बताएंगे। कहां पे बताना है ये मैं देखूंगा। आप अभी पीएच से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जहां पे उसकी जरूरत होगी हमें वहां हम बताएंगे आपको। जरा देखो, पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन से ये मान के चलो कि जनरली 4 मार्क्स मिल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे ज्यादा फोकस पीएच ऑफ सॉल्यूशन पे ही है, पीएच निकालने पे। तो पीएच निकालने पे जब ज्यादा फोकस है तो 2-3 बातें लिख देता हूं। वैसे ये बातें सभी बच्चों को पता है, मगर फिर भी मैं लिख देता हूं जैसे आप याद रख सको। पहला पॉइंट, सबको पता है कि पीएच का फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। अब जरा देखना, एच आयन हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन टोटल। सॉल्यूशन का टोटल एच आयन यहां रखना है, ठीक है। पीओएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन। अब यहां पर भी ध्यान रखो, मैंने टी लिखा है टोटल, जैसे दिमाग में आपके बैठे रखना क्या है। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच आयन टोटल, पीओएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ओएच आयन टोटल। और किसी भी सॉल्यूशन के लिए पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन हो, एसिडिक सॉल्यूशन हो, बेसिक सॉल्यूशन हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, हर एक के लिए एप्लीकेबल है। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। इसी तरह से ये फार्मूला भी हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। एच आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन, टोटल एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टोटल OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 के बराबर होगा। ये भी क्या है? एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस पर एप्लीकेबल होता है? नोट करके लिखिएगा, नोट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर। ये फार्मूला रूम टेम्परेचर पे, जब रूम टेम्परेचर होता है तब पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। एच आयन और ओएच आयन कितने होते हैं? 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर नोट डाल के बात लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखो, यदि किसी ने टेम्परेचर जो है
25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन से ज्यादा कर दिया तो ध्यान रखिएगा पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू जो है उनका सम जो है 14 से कम हो जाएगा। यदि टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो पीएच प्लस पीओएच का सम 14 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच आयन और ओ एच आयन के कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है क्योंकि किसी भी वीक एसिड या वीक बेस का ब्रेक होना क्या है? वीक एसिड या वीक बेस का ब्रेक होना क्या है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर को, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। तो इस बात को ध्यान रखना, यदि टेम्परेचर कहीं पर 298 केल्विन से ज्यादा है तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है। ये फार्मूला वैलिड नहीं है। पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू क्या होगी? 14 से कम होगी। जैसे पीएच प्लस पीओएच 13 हो सकता है, पीएच प्लस पीओएच 12 हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा? एच आयन और ओएच आयन के कंसंट्रेशन पे। मतलब उस जगह पे एच आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर 7 भी नहीं होगा, 10 की पावर 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। 10 की पावर 7 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 10 की पावर 7 होगा। और OH आयन कंसंट्रेशन भी मेरे दोस्त ग्रेटर देन 10 की पावर 7 होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? यदि ये फार्मूले रूम टेम्परेचर पर वैलिड होते हैं, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ठीक है, एच आयन कंसंट्रेशन टोटल, OH आयन कंसंट्रेशन टोटल इक्वल टू 10 की पावर -14, ये रूम टेम्परेचर पे। जनरली वो टेम्परेचर पे नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते मतलब टेम्परेचर चेंज करके क्वेश्चन नहीं पूछते। मगर यदि पूछ दे तो ध्यान रखना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी? पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 ना होके उससे कम हो जाएगा। और एच आयन और ओएच आयन के कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, किसी ने कहा ऐसा क्यों हो जाएगा? तो उसका रीजन सिंपल सा है, उसका रीजन सिंपल सा है, टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। और अल्फा इंक्रीज होगा तो एच आयन और ओएच आयन के कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे। और एच आयन और ओएच आयन के कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे तो पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि ये देखो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस फार्मूले का कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकता है ना, ये देखो log 1 अपॉन एच आयन कंसंट्रेशन टोटल। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो मेरे दोस्त, log 1 अपॉन OH आयन टोटल। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि फिर हम अप्लाई करना शुरू कर देंगे। पीएच का फार्मूला ये, पीओएच का फार्मूला ये, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। पीएच एच आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन का मल्टीपल 10 की पावर -14 के बराबर होता है, मगर ये सब रूम टेम्परेचर पे होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि टेम्परेचर इससे ज्यादा कर दोगे तो पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू 14 से कम हो जाएगी, एच आयन OH आयन के कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज्यादा हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, मान लो किसी बच्चे ने क्या किया? टेम्परेचर ज्यादा ना करके कम कर दिया। देखिए यहां पे के की वैल्यू मैंने क्या लिखी है? हाँ, ज्यादा लिखी है। अब मान लो किसी ने ये टेम्परेचर कम कर दिया है। यदि टेम्परेचर 298 केल्विन से कम हो तो तब फार्मूला कैसे मूव करेगा? पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू 10 की पावर 14 से ज्यादा हो जाएगी। और एच आयन कंसंट्रेशन दोस्त, OH आयन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 10 की पावर -14 से कम हो जाएगी, सॉरी 7 से, 10 की पावर -7 से कम हो जाएगी। और ये बात आप अपने आप समझ गए होगे। टेम्परेचर कम कर दिया है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो एच आयन की वैल्यू कम हो जाएगी, एच आयन की वैल्यू कम होगी, 10 की पावर 7 से कम हो गई तो पीएच बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन होता है। एच आयन कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ गए। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? देखो एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं, जैसे आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, देखिएगा, इफ, ध्यान दीजिए, इफ एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एट, गौर से देखिए, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर -6
ये देखिए इस तरह से है। एक मिनट, इसको रफ करके थोड़ा सा सही लिख दूं। देखो क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला pH प्लस pH इक्वल टू 14। दूसरा HN कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू 10 की पावर -7। तीसरा HN कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ग्रेटर देन 10 की पावर -7। लास्ट A and B both are correct, both are correct। अब जरा देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे तो तुम तुरंत ये टिक कर दोगे कि हाँ यार pH प्लस pH इक्वल टू 14 होता है, ये तो फार्मूला ही है। HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होता है, ये भी आपको पता है वाटर के केस में। मगर ये दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, और रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो pH प्लस pH इक्वल टू 14 नहीं होगा, उससे कम होगा। HN कंसंट्रेशन उससे ज्यादा होगा, तो ये आंसर आएगा, ना कि डी आंसर आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बताया है, गौर से कॉन्सेप्ट पहले सुन लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, इतनी बात को आपने अच्छे समझ लिया है। अब जरा देखो यार, इतनी बात हम लोग समझ गए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आने के लिए जरा देखो पीएच वाले क्वेश्चन, आज हम लोग पीएच ही पढ़ेंगे मैक्सिमम, क्योंकि पीएच से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो जरा देखिए एक और बात बता देता हूं, वैसे ये बात आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, मगर फिर भी एक कॉन्सेप्ट और देखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या एक हमारे पास एसिड है, कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन एसिड है, HXA। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया है, C। कितना कंसंट्रेशन दिया है, C मोलर। ठीक है, अब मेरे से पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ HN बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ HN बताओ, या फिर मोलरिटी ऑफ HN बताओ, मोलरिटी ऑफ HN बताओ। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन देके किसी आयन का कंसंट्रेशन पूछा जाए तो उसके सफिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा। तो कंसंट्रेशन HN कितना आएगा, X इंटू CM। मगर वो कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जरा ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है, मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दिया है और आपसे HN का पूछ रहा है, तो बस इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, X इंटू C मोलर, X इंटू C मोलरिटी। ठीक है, ये बात मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई भी थी। अब इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अब चलते हैं। देखो यार दोस्तों, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इतने क्वेश्चन आज हम लोगों को करने हैं। हमने पूछा क्या, कैलकुलेट पीएच ऑफ, गौर सुनिएगा, कैलकुलेट पीएच ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ये एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आपको जितने भी सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं उनके क्या निकालने हैं, पीएच निकालना है। पहला सॉल्यूशन दिया गया 10 की पावर -3 मोलर HCl। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि 10 की पावर -3 मोलर HCl लिया जाए तो इसका पीएच क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, पीएच निकाल देते हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है 10 की पावर, गौर सुनिएगा, 10 की पावर -86 मोलर, सॉरी 10 की पावर -3 मोलर H2SO4। अब इनका पीएच निकालते हैं। पहले मैं दो क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, आराम आराम से आज ABCD पूरी पढ़ाएंगे, जेड तक ले जाना है। गौर समझो, सॉल्यूशन नंबर A। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए, आपसे क्या पूछा गया, 10 की पावर -3 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच बताओ। अब मेरे को बताना जरा, ये कंसंट्रेशन किसका दिया है, 10 की पावर -3 मोलर HCl लिखा है, तो जरा बताओ 10 की पावर -3 मोलर कंसंट्रेशन है किसका, HCl का है या HN का है,
HCl का है, मॉलिक्यूल का है। मगर जो हमारे पास पीएच का फार्मूला होता है उसमें हम किसका कंसंट्रेशन डालते हैं, उसमें हम किसका कंसंट्रेशन डालते हैं जरा बताना। उसमें हम एचाइन कंसंट्रेशन डालते हैं, एसिड का कंसंट्रेशन नहीं डालते। फार्मूला हमारा ये है। तो यार ये तो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है, तो एचाइन का कंसंट्रेशन कैसे बनाओगे? HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एचाइन का कंसंट्रेशन दोस्त कैसे आया? एचाइन का कंसंट्रेशन, एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आया? 10 की पावर -3। एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आया दोस्त? 10 की पावर -3। क्यों? यहां पे कितना लिखा है? 1। तो जब यहां पे 1 लिखा है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब pH इक्वल टू कितना आया? तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमने फार्मूला लग दिया 10 की पावर -3। तो बच्चों pH की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है कि नहीं? पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। धीरे धीरे हम बातें बढ़ा रहे हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सोल्यूशन नंबर बी। सोल्यूशन नंबर बी में हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया कि 10 की पावर -3 मोलर H2SO4 का pH बताओ। यही तो आपने बोला, तो मैंने कहा बता देंगे। तो यार pH का हमारा फार्मूला क्या है दोस्त? pH का फार्मूला है -log एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ टोटल है। अब जरा बताओ ये कंसंट्रेशन किसका दिया है? H2SO4 का दिया है कि एचाइन का दिया है? तो H2SO4 का दिया है। तो एचाइन का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? तो एचाइन का कंसंट्रेशन क्या आएगा? 2 इंटू C कितना है? 10 की पावर -3। तो देखो एचाइन का कंसंट्रेशन क्या आया? अलग आया। एचाइन का कंसंट्रेशन मेरे दोस्त क्या आया? अलग आया। अब आपने pH इक्वल टू लगाया, pH इक्वल टू -log एचाइन कंसंट्रेशन, एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल दी ऐसे। तो हमारा pH इक्वल टू आ गया 3 - log 2। लॉग को सॉल्व कर लिया। देखो ये जो आएगा ना इसकी पावर लिख दिया करो, माइनस में यहां जो लिखा हो उसको लॉग लगा के लिख दो बस। किसी ने कहा सर आपने अचानक कैसे कर दिया? तो बताता हूं, जो पावर में है उसको यहां लिख दो और यहां पर जो है उसको लॉग के साथ लिख दो, अपने आप सॉल्व है। यही आंसर आएगा, चेक कर लो। और log 2 की वैल्यू सब जानते हो, रख दीजिए। किसी ने कहा कि सर आपने ये 2 क्वेश्चन कराए क्यों? तो पहले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको यह सिखाया है कि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेम है मगर एचाइन का कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसी वजह से pH अलग अलग है। इसका मतलब मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन फार्मूले में नहीं डालना है, एचाइन का कंसंट्रेशन डालना है। बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वहां पुट कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड नहीं डालना है, कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन डालना है। इसीलिए देखो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन दोनों क्वेश्चन में सेम है। इसका आंसर pH इक्वल टू 3 आ रहा है और इसका आंसर 3 - log 2 आ रहा है। तो पहले ए और बी में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को नहीं डालना है, एचाइन के कंसंट्रेशन को डालना है। अब बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। तो सी नंबर क्वेश्चन देखो, सी नंबर में मैंने पूछा 10 की पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन है, इसका pH बताना है। उसी क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो बच्चों ने कहा सर आपने ऐसा लिखा ही क्यों है? सिंपल तो क्वेश्चन है। देखो एचाइन कंसंट्रेशन टोटल, तो एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आएगा? सभी बच्चों को पता है कितना आएगा? 10 की पावर -8 मोलर है कि नहीं? अब 10 की पावर -8 मोलर आएगा कि नहीं? अभी पढ़ाया है, यहां 1 लिखा है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ यार, तो बच्चों ने क्या किया? अब जरा मेरी बात को गौर से समझिएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। देखो बच्चों, मैंने बार बार यहां एचाइन कंसंट्रेशन टोटल लिखा है। टोटल का मतलब होता है सॉल्यूशन में जितने एचाइन है उन सबका कंसंट्रेशन यहां रखना है, सम। तो ये तो एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकला है और सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है? वाटर के साथ इक्वस। तो वाटर के एचाइन भी तो होते हैं भाई। जैसे ये सॉल्यूशन है, अब इसी सॉल्यूशन को मैं बना रहा हूं, जरा मेरी बात को समझो। अब मेरे दोस्त इस सॉल्यूशन में 10 की पावर -8 एचाइन तो आए एसिड से, आ गए कि नहीं? मगर 10 की पावर -7 मोलर एचाइन वाटर वाले भी तो पड़े हैं, पड़े हैं कि नहीं पड़े? तो वाटर वाले भी एचाइन रखने पड़ेंगे क्योंकि टोटल लिखा है। क्योंकि क्या लिखा है? टोटल, एचाइन टोटल लिखा है। तो जब मेरे दोस्त एचाइन टोटल लिखा है तो एचाइन टोटल इक्वल टू आएगा, गौर समझिए, एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7।
एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, तो टोटल एचाइन कंसंट्रेशन ये आएगा, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन भी ऐड होगा। मगर हम लोग ऐड क्यों नहीं कर रहे थे, तो अब आपको कहानी बताता हूं। यदि एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट मान लेते हैं कि वाटर के जो एचाइन है वो बहुत कम है, इसलिए उनको ऐड ना करो, मैथमेटिकल इजी करने के लिए। तो हम क्या मान लेते हैं, तब हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ टोटल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मगर यदि मेरे दोस्त एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो 10 की पावर -6 से छोटा है या बराबर है, यदि एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10 की पावर -6 से छोटा है या बराबर है, तो फिर हम ऐसा नहीं करते। तो फिर हम क्या करते हैं, टोटल एचाइन कंसंट्रेशन इक्वल टू लिखते हैं एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, जो यहां लिखा है। ये वाला केस ये है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो जरा गौर से समझो मेरी बात को। जब एचाइन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से, ठीक है, छोटा होता है या बराबर होता है, तो वाटर का कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और टोटल एचाइन ये बनाते हैं। मगर यदि एचाइन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से बड़ा है तो हम वाटर के कंसंट्रेशन को छोड़ देते हैं, मैथमेटिकल इजी करने के लिए। पीछे 2 क्वेश्चन में यही बात थी। देखो एचाइन कंसंट्रेशन कितना आया था, 10 की पावर -3। वाटर का कितना होता है, 10 की पावर -7। 4 जीरो का डिफरेंस है, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, वाटर इसमें ऐड नहीं किया, आंसर डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया। जबकि ये भी तो इक्वल सॉल्यूशन है और ये भी इक्वल सॉल्यूशन है, तो इसमें भी तो वाटर है, तो इसका भी वाटर ऐड होना चाहिए था ना, मगर मैंने ऐड नहीं किया। क्यों, ये मैथ्स वालों की प्रॉब्लम है। मैथ्स वाले ने हम लोगों को केमिस्ट्री में गड़बड़ कर रखा है यहाँ, अपनी मैथ्स लगा लगा के। क्यों, उन्होंने कहा कि यार वाटर इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू में ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। मगर जब यही केस यहां पे आ गया 10 की पावर -7 8, तो जब 10 की पावर -8 आया तो वाटर का कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, तो यार एचाइन वाटर के पास ज्यादा है HCl से। अब वाटर को कैसे निगलेक्ट कर सकते हो, तो हमको ऐड करना पड़ा। तो अब आप दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लो, इस कॉन्सेप्ट को सुन लो। दिमाग में क्या बात बैठा लोगे, यदि एसिड के एचाइन 10 की पावर -6, जो एचाइन के लिए बोल रहा हूं वही OH के लिए, कॉन्सेप्ट डिट्टो सेम चल रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसा एचाइन के साथ ट्रीट करोगे वैसा ही OH के साथ ट्रीट करोगे, ध्यान रखिएगा। यदि कहीं भी एसिड के एचाइन या बेस के OH की वैल्यू 10 की पावर -6 के बराबर आ जाए या उससे छोटी आए, तो हमेशा ध्यान रखना टोटल एचाइन कंसंट्रेशन इक्वल टू बनेगा एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। तो टोटल एचाइन कंसंट्रेशन इक्वल टू बनेगा 10 की पावर एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। कब, जब एसिड के एचाइन का कंसंट्रेशन या बेस के OH का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 के बराबर या उससे छोटा आ जाए। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, बच्चे यहां गलती करते हैं, जैसे इसका pH 8 निकाल देते हैं और गलत हो जाता है। तो अब बेटा हम pH क्या निकालेंगे, तो अब हमारे पास टोटल एचाइन कंसंट्रेशन कितना आया, तो टोटल एचाइन कंसंट्रेशन इक्वल टू आया 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7, और 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 को ऐड करो तो ये आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, कैसे किया, 10 इंटू 10 की पावर -8 कर लिया, 10 की पावर 8 कॉमन ले लिया तो 11 आ गया अंदर, और फिर मैंने एक पावर बना के ये लिया। अब इसका pH निकाल दो। तो जब दोस्त इसका pH निकालोगे तो pH इक्वल टू -log एचाइन कंसंट्रेशन। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ये जो आया इसको पहले लिख लो, माइनस लगा लो, ये वाली वैल्यू लिख दो, आंसर ये आ गया। अब बस लॉग टेबल में आंसर देख के आंसर आ जाएगा। pH क्या आएगा, 7 से कम, क्योंकि pH 7 से कम आएगा तभी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और यहां तो pH 7 से ज्यादा आ रहा था, pH इक्वल टू 8 आ रहा था, और pH इक्वल टू 8 पे तो सोल्यूशन हमारा कैसा होता है दोस्त, सोल्यूशन हमारा कैसा है तो दोस्त, बेसिक। तो HCl का सोल्यूशन बेसिक कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बस pH निकालने में झोंक लगा रखा है कि बस pH निकालना है। pH निकालते समय ये बात जरूर ध्यान रखो कि एसिड का pH 7 से कम आए और बेस का pH 7 से ज्यादा है।
एसिड का पीएच 7 से कम है और बेस का पीएच 7 से ज्यादा है। ये बात जरूर ध्यान रखना। जैसे किसी ने गलती की तो पकड़ सकता है कि उसने गलत कर दिया है। जैसे मान लो वो वाटर ऐड ना करता तो पीएच कितना आता, 8, और यार पीएच 8 आया है तो सोल्यूशन बेसिक हो गया। वाटर में HCl डालोगे सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। बड़ी नाइंसाफी है यार, है कि नहीं? HCl तो गुस्सा आ जाएगा यार। तो जरा ध्यान रखना इस बात को। तो देखो इस कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बता चुका हूं क्या, यदि कहीं पर H आयन कंसंट्रेशन या OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से छोटा आ जाए या बराबर आ जाए तो हमेशा वाटर के H आयन और OH आयन ऐड होंगे, हम उनको निगलेक्ट नहीं करेंगे। यदि H आयन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी आ रही है तो हम उनको निगलेक्ट करते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए? ध्यान रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में क्या बात सिखाई है? तीसरे क्वेश्चन में बताया है कि वाटर भी ऐड होता है, मगर हम क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे उसको निगलेक्ट मान के चलते हैं। तो बच्चों ने कहा सर कब निगलेक्ट करना है, कब निगलेक्ट नहीं करना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया गया कि कब निगलेक्ट करना है, कब निगलेक्ट नहीं करना है। अब कहानी को और आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन डी पार्ट करते हैं। इतनी बात समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? अब किसी बच्चे ने कहा सर देखो जरा ये क्वेश्चन लिखा है 10 की पावर -10 मोलर, ठीक है, H2SO4। अब इसका पीएच बताओ। तो जरा देखो H आयन कंसंट्रेशन मेरे दोस्त कितना हुआ, 2, यहां 2 लिखा है ना, 2 × 10 की पावर -10 मोलर H आयन कंसंट्रेशन मिल गया। अब बताओ हमें पीएच वाले फार्मूले में क्या रखना होता है? हमें पीएच वाले फार्मूले में H आयन कंसंट्रेशन टोटल रखना होता है। बार बार चिल्ला रहा हूं, टोटल रखना होता है। सॉल्यूशन का H आयन कंसंट्रेशन रखना होता है, एसिड का नहीं। अब इसमें तो वाटर भी ऐड होता है, तो क्या वाटर ऐड करें कि ना ऐड करें? बताओ बच्चों, क्या H आयन ऑफ एसिड 10 की पावर -6 से छोटा है? क्या H आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10 की पावर -6 से छोटा है या बराबर है? तो बहुत छोटा है, इसलिए H आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऐड होगा। टोटल H आयन इक्वल टू क्या बना, H आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस H आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर को आप छोड़ नहीं सकते। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो ये 10 की पावर -10 और इसको कैसे लिखा, 1000 × 10 की पावर -10। 10 की पावर -10 कॉमन हो जाएगा तो 1000 + 2 × 10 की पावर -10। तो ये क्या आ गया, 1000 2 × 10 की पावर -10। अब इसको सॉल्व किया तो टोटल H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू मेरे दोस्त आ गया 1.002 × 10 की पावर -7 आ गया। अब पीएच लिखो, तो पीएच इक्वल टू कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूं, पावर लिखी, माइनस लगा के ये लिख दिया। ये देखो पीएच क्या आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, और 7 से कम आ रहा है तो सही निकला है। H2SO4 का सोल्यूशन एसिडिक है और पीएच क्या आएगा, 7 से कम। बात समझ पाए कैसे कर रहा हूं? ये दिमाग में बात बैठा लीजिए। यदि कहीं पर भी H आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेस 10 की पावर -6 से छोटा आता है या बराबर आता है तो वाटर का H आयन और OH आयन ऐड होंगे, ऐड होंगे। पहला दिमाग में ये पॉइंट बैठा लो, ठीक है? गौर से मेरी बातों पर जो बोला जाए उसको अच्छे से फॉलो करिएगा मेरे दोस्त यार, नहीं तो फिर गेम हो जाएगा, फिर मत कहना। अब दूसरी बात दिमाग में बैठा लो, यदि एसिड है तो पीएच 7 से कम आना चाहिए और यदि बेस है तो पीएच 7 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है? अब जरा देखो यार एक क्वेश्चन और, डी के बाद ई नंबर। मेरे से कहा गया 10 की पावर -8 मोलर NaOH, इसका पीएच बताओ। 10 की पावर -8 मोलर NaOH है, इसका पीएच बताओ। तो अब जरा मेरी बात को समझिएगा गौर से। यहां पर बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं नोट डाल के लिख रहा हूं। यदि किसी बेसिक सॉल्यूशन का पीएच पूछ रहा है तो तुम बेसिक सॉल्यूशन का हमेशा पीओएच निकालोगे। क्या निकालोगे? फर्स्ट कैलकुलेट पीओएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। फिर क्या करोगे, पहले उसका पीओएच निकालोगे और फिर इस फार्मूले से पीएच निकालोगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा ना करे कि उसका पीएच डायरेक्ट निकाले।
इस तरह से निकालोगे। इस तरह से निकालने से गलती क्या नहीं होगी, अभी देखो समझाता हूं। पहले क्या निकालोगे, पीओएच, और फिर क्या निकालोगे, इस फार्मूले से पीएच। यदि किसी बच्चे ने ऐसा ना किया तो देखो वो क्या गलती करता है। अब मैं इस सोल्यूशन को कर रहा हूं, देखना आप लोग गलती क्या करते हो। मैंने कहा यार 10 की पावर -8 मोलर NaOH का पीएच बताओ, तो बच्चे कहते हैं अच्छा OH कंसंट्रेशन कितना हुआ, OH कंसंट्रेशन ऑफ बेस यहां कितना लिखा है 1 है कि नहीं, तो 1 इंटू 10 की पावर -8। बच्चों ने कहा निकालना पीएच है, OH दिया है, तो वो ये फार्मूला लगा देते हैं HN इंटू OH इक्वल टू 10 की पावर -14। HN इंटू OH की वैल्यू डाल दी 10 की पावर -8 और 10 की पावर -14, तो HN इक्वल टू मेरे दोस्त आ गया 10 की पावर -6, तो pH इक्वल टू कितना आ गया 6। बच्चे ऐसे करते हैं। अब बताओ मेरे दोस्त, यदि pH 6 से मतलब 7 से कम है, यदि pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। अब जरा बताना NaOH का सॉल्यूशन एसिडिक कैसे हो सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने क्वेश्चन को गलत किया है, रॉन्ग है, पता चला रॉन्ग है। कहां रॉन्ग है वो आप ना जानो, बस रॉन्ग जरूर है। तो ऐसे क्वेश्चन करने को मैंने मना किया है। मैंने क्या कहा है, ऐसे क्वेश्चन करो, किसी क्वेश्चन को करना है तो ऐसे करो। इससे क्या होगा, इससे एक बात ये होगी कि गलती नहीं होगी, जो आप लोग गलती करते हो वो नहीं होगी। मैंने कहा है सॉल्यूशन बेसिक है तो पहले पीओएच निकालो, पहले पीओएच निकालो, तो OH कंसंट्रेशन कितना आया 10 की पावर -8 आया कि नहीं आया। अब बताओ क्या मैंने कहीं पढ़ाया है कि OH कंसंट्रेशन या HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से छोटा है तो हमेशा उसमें वाटर का HN या OH ऐड होता है। क्या ये वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है, यस। तो फिर यार टोटल OH इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, टोटल OH इक्वल टू मेरे दोस्त होगा OH ऑफ बेस प्लस OH ऑफ वाटर। तो OH कंसंट्रेशन आया 10 की पावर -8 10 की पावर -7, दोनों को ऐड किया तो 1.1 इंटू 10 की पावर -7। अब हमने लगाया POH, तो POH की वैल्यू कितनी आई 7 माइनस, ये लिख दो और फिर माइनस लगा के ये लिख दो, ये लो आंसर आ गया POH का। अब हमसे pH पूछा गया है, मैंने लगा दिया pH प्लस POH इक्वल टू 14, pH की वैल्यू डाल दी 7 माइनस log 1.1 इक्वल टू 40, तो pH मेरे दोस्त कितना आ गया 7 प्लस log 1.1। अब मेरे दोस्त जरा बताओ pH की वैल्यू क्या आ रही, ग्रेटर देन 7, और pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। NaOH का सोल्यूशन है वो बेसिक भी आ रहा है, इसका मतलब ये सही आंसर है। तो ध्यान रखिएगा कभी इस तरह से क्वेश्चन ना करें, क्योंकि गलती हो जाती है बच्चों से। गलती कहां हो गई, अब मैं ये बात बता देता हूं आपको कि आपने गलती कहां कर दी है, यहां पे कर दी है। ये जो तुमने OH डाले ये गलत डाले, ये वाले OH डालने चाहिए थे यहां पर, ये वाले, ठीक है, वाटर के ऐड करके। तो आप ऐसे मत करें, जब भी कहीं बेस सॉल्यूशन बेसिक है और पीएच पूछा जाए तो पहले आप उसका पीओएच निकालें फिर पीएच निकालें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे करेक्शन मतलब गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, एक्यूरेसी हाई रहेगी, और कुछ नहीं रहेगा। मैं तो इस तरह से भी कर सकता हूं और जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो इस तरह से भी क्वेश्चन को निकाल सकता है, मगर मेरा ओपिनियन है कि आप ऐसा जरूर करें। तो जरा देखा क्वेश्चन कैसा आया, अभी तक मैंने डी या ई तक सॉल्व किया। क्या हुआ, पहले मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके दिमाग में चिपकाया कि मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को नहीं रखना है, एच के कंसंट्रेशन को रखना है, ठीक है। इसलिए मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन सेम हो सकते हैं मगर एच के अलग अलग हो सकते हैं, और हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि यदि कहीं एच या OH की वैल्यू 10 की पावर -6 आ जाए, 10 की पावर -6 से छोटी आ जाए या बराबर आ जाए तो हमेशा OH ऐड करोगे, जैसे ये। इतनी बात अभी मैंने डिस्कस की है और हम लोग ई नंबर तक पहुंचे हैं, है ना।
अब हम लोग चलते हैं एफ नंबर पे। एफ नंबर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ई के बाद हमारा क्या आएगा दोस्त, एफ आएगा। अब गौर से बातों को समझिएगा। अब हम लोगों ने इतनी बात सीख ली है क्या, कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच में क्या क्या बातें याद रखनी है ना, सिर्फ एक बात। क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात हमें एचाइन कंसंट्रेशन चाहिए, दूसरी बात हमें टोटल एचाइन कंसंट्रेशन फार्मूले में डालना है, तीसरी बात यदि एचाइन या ओएचाइन कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ ठीक है से छोटा आ जाता है या बराबर आ जाता है तो वाटर का कंसंट्रेशन ऐड होगा। चौथी बात, यदि किसी पीएच का, यदि किसी बेसिक सॉल्यूशन का पीएच पूछ रहा है तो हम पहले पीओएच निकालेंगे फिर पीएच निकालेंगे। इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, एफ नंबर पे चलते हैं। अब एफ नंबर पे क्या करना है, हो सकता है दोस्तों वो सॉल्यूशन को क्या करे, डाइल्यूट करे। अब भाई हम क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अब वैरायटी चेंज कर रहे हैं। एफ नंबर पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाइल्यूशन। यदि वो किसी क्वेश्चन को डाइल्यूशन करता है तो हमें कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, जरा देखिए मेरे से बोला गया कि यार 500 ml 10⁻⁻6 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ठीक, उसको डाइल्यूटेड करके सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन डाइल्यूटेड विद water and make ध्यान दीजिएगा 2 लीटर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टेंट सॉल्यूशन। इसका वो पीएच पूछ रहा है। अब ये देखो डाइल्यूशन का केस, पानी मिलाया गया है, तो पहले तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाना है कि डाइल्यूशन होगा तो हमें करना क्या है। तो जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन डाइल्यूशन का हो, तो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी एक बात बताई थी कि डाइल्यूशन के क्वेश्चन में हमेशा बस तुम इतनी बात याद रखना, गौर समझिएगा मेरी बात, इतनी बात आपको याद रखनी है डाइल्यूशन के क्वेश्चन में। क्या, डाइल्यूशन होने से पहले एचाइन के मोल बिफोर डाइल्यूशन बराबर कर देने हैं डाइल्यूशन होने के बाद एचाइन के मोल, बस अपने आप पीएच निकल आएगा। कैसे निकलेगा कहानी समझाता हूं। मैंने पीछे भी कॉन्सेप्ट दिया है कि डाइल्यूशन करने से सॉल्यूट के मोल नहीं चेंज होते, उसी तरह से डाइल्यूशन करने से एचाइन के मोल भी नहीं चेंज होंगे। कैसे किया जाता है अब आपको इस बात को समझाता हूं। देखो आप लिखोगे कैसे, आप चाहें तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। हम यदि सपोज करें कि हमारे पास ये एसिड है, तो एचाइन का कंसंट्रेशन, इस एसिड का पहले कंसंट्रेशन कितना था M1, वॉल्यूम कितना था V1, फिर डाइल्यूशन करने के बाद कितना हो गया, डाइल्यूशन करने के बाद हो गया M2 और क्या हो गया V2। तो देखो क्या बराबर करोगे आप, हमें एचाइन के मोल चाहिए तो X इंटू M1V1 फिर X इंटू M2V2 और V2 निकाल लो, और V2 निकल आया तो एचाइन कंसंट्रेशन निकल आया, और यही एचाइन कंसंट्रेशन तो जाके हमें वहां डालना है फार्मूले में, ठीक है। तो ये देखो अब मैं इसको करके दिखाता हूं, जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ गए। हमें क्या करना है, एचाइन बिफोर डाइल्यूशन एचाइन आफ्टर डाइल्यूशन बराबर करने, पहले निकालो M इंटू V करोगे तो क्या आएगा, मोल आएगा। किसका मोल आएगा, HCl का। HCl का मोल जितना होगा उतना ही एचाइन का मोल होगा, क्योंकि यहां 1 लिखा है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 500 इंटू 10⁻⁻³ लीटर हो गया, और ये V हो गया, M इंटू V कर दिया, मोल बन गया। गौर समझिएगा, M इंटू V किया, मोल बन गया। किसका मोल बना, HCl का। क्या हमें HCl का मोल चाहिए, नहीं, एचाइन का चाहिए। इंटू 1 बराबर डाइल्यूशन करके कितना सोल्यूशन बना लिया है, 2 लीटर, 2 इंटू 2 लीटर बनाने वाले सोल्यूशन का हमें क्या चाहिए,
मोलरिटी। क्यों? उसने पूछा रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच। जिस सोल्यूशन का पीएच पूछोगे उसी सोल्यूशन का तो एचआईन कंसंट्रेशन चाहिए होगा। तो उस सोल्यूशन में हमने क्या किया, अपनी तरफ से मोलरिटी कितनी मान ली, m। तो m इंटू वी क्या हो गए, HCl के मोल। तो क्या HCl के मोल लिखने हैं, नहीं, एचआईन के मोल लिखने हैं, तो इंटू 1। अब मोलरिटी की वैल्यू निकल आई। कैसे निकल आई, सॉल्व कर लो दोस्तों। सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -9, 2 चलेगा 10 की पावर -7, तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -7। ये कितना आ गया, 2.5 इंटू 10 की पावर -7। ये क्या आया, एचआईन ऑफ एसिड आया। गौर से समझना, क्वेश्चन अच्छा है, घूम जाओगे अभी 2 मिनट में। क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। पहली बात समझ में आई, जब भी कहीं डाइल्यूशन होगा तो हम क्वेश्चन को एक ही तरह से करेंगे। कैसे करोगे, एचआईन बिफोर डाइल्यूशन बराबर एचआईन आफ्टर डाइल्यूशन। कैसे लिखे जाएंगे, x इंटू एम इंटू वी। एम इंटू वी से मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, ध्यान है, फार्मूला ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैल्यूम इन लीटर। तो m इंटू वी करने से मोल आए, मगर किसके, मॉलिक्यूल के। एचआईन के मोल निकालने के लिए x का मल्टीप्लाई। इसी तरह m इंटू वी इसका किया तो इसके मोल आए, एचआईन के मोल निकालने के लिए x का मल्टीप्लाई। हमें m2 निकालना है। क्यों, m2 बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन एचआईन है। आफ्टर डाइल्यूशन एचआईन है और आफ्टर डाइल्यूशन ही तो हमसे पीएच पूछ रहा है दोस्त। तो जिसका पीएच पूछेगा उसी का तो एचआईन निकालोगे बस। अब जब देखो यहां एचआईन कंसंट्रेशन आ गया है, अभी क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। तो दोस्त यार एचआईन कंसंट्रेशन आया हमारा 5/2 का मतलब ये 10 की पावर -7। ये एचआईन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आया है ना। पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच का फार्मूला है -log एचआईन टोटल। क्या इसमें वाटर का एचआईन जोड़ना चाहिए, बताओ, क्या इसमें वाटर का एचआईन जोड़ना चाहिए? तो बिल्कुल जोड़ना चाहिए। वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर 7। मैंने आपको पढ़ाया कहीं पर भी एचआईन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से छोटा या बराबर आएगा तो एचआईन ऐड होगा वाटर का। तो इसका मतलब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था, क्वेश्चन टफ है। टोटल एचआईन क्या करोगे, एचआईन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस एचआईन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो बेटा वैल्यू कितनी आई, एसिड का एचआईन कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10 रेज़्ड की पावर 7, वाटर का 10 की पावर 7। तो मेरे दोस्तों क्या हो गया, 3.5 इंटू 10 रेज़्ड की पावर 7। अब इसको सॉल्व करके यहां रखो, 3.5 इंटू 10 रेज़्ड की पावर 7। तो फार्मूला क्या हुआ, मैंने आपको पढ़ाया है, पहले पावर लिख दो फिर माइनस में ये वैल्यू लिख दो लॉग के साथ। ये आंसर आ गया। ये देखो, तो यहां पर 2 कॉन्सेप्ट लगे क्वेश्चन में। एक तो क्वेश्चन डाइल्यूशन भी हुआ और साथ साथ में वाटर का एचआईन कंसंट्रेशन भी लगा। तो जब भी कहीं डाइल्यूशन का केस हो तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, मोल ऑफ एचआईन बिफोर डाइल्यूशन, मोल ऑफ एचआईन आफ्टर डाइल्यूशन। और मोल कैसे निकालोगे, m इंटू वी। मगर वो मॉलिक्यूल के मोल आते हैं m इंटू वी से, हमें एचआईन के मोल चाहिए। तो एचआईन के मोल के लिए इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा, इसलिए कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर फिर भी मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, जैसे दिमाग में बात घुसी रहे कि एचआईन के मोल चाहिए, बस, और कोई बात नहीं है। अब जरा देखो यार, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और पलटाया जा सकता है। ये हम लोगों ने कौन सा नंबर किया था, एफ। एफ के बाद क्या आता है बच्चों, एफ के बाद जी। यार बताते रहो, बचपन में पढ़ी थी एबीसीडी। अब जरा देखो यार, यदि यही क्वेश्चन ऐसे कहा जाता है, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा, पीएच इक्वल टू 3 है और उसके आपने 100 ml ले लिए, इसको तुमने मिक्स कर दिया है, गौर से देखिए, इसको तुमने मिक्स कर दिया है 1 लीटर वाटर के साथ, 1 लीटर वाटर के साथ। अब वो पूछ रहे हैं जो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, उसका पीएच बताओ। ये देखो, अब उसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया गया, क्या, pH इक्वल टू 3, 100 ml का एसिड का सोल्यूशन है, 100 ml pH इक्वल टू 3 HCl का सोल्यूशन है, उसको 1 लीटर पानी में मिला दिया गया है। अब वो पूछ रहा है रिजल्टेंट सोल्यूशन का pH बताओ। तो कैसे बताओगे, तो जरा देखो, यदि कहीं पे pH दिया है तो एचआईन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस pH। तो एचआईन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आई एसिड के, 10 की पावर -3, और सोल्यूशन क्या है 100 ml। अब इसमें तुमने पानी मिला दिया है, तो डायरेक्ट कर रहा हूं, गौर समझिएगा। डाइल्यूशन से पहले मोल कितने थे,
डायल्यूशन से पहले मोल कितने थे? 10⁻³ इंटू 100 इंटू 10⁻³ समझ गया कैसे? V किस में होना चाहिए? लीटर में, तो V लीटर में बनाने के लिए 10⁻³ का, और ये क्या है? मोलरिटी ऑफ HN। तो pH इक्वल टू 3 दिया है, तो pH इक्वल टू 3 का मतलब होता है HN इक्वल टू 10⁻⁻pH कितना है? pH की वैल्यू डाल दी। अब डायल्यूशन के बाद मोलरिटी ऑफ HN अपने को निकालनी है, और सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ml और 1000 ml कितना हो गया? 1100 ml, और 1100 ml को लीटर में कन्वर्ट किया, ये आ गया। अब आप इनको काट पीट लो, तो जब काट पीट लोगे तो 10⁻³ से 10⁻³ उड़ा दो। अब ये जो है नीचे जाएगा, ठीक है, ये वॉल्यूम लिखा है। तो अगले पेज में करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नंबर पेज में आया कंसंट्रेशन ऑफ HN इक्वल टू, जरा एक बार पीछे देखा जाए क्या क्या है। देखो 1100 इधर आएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 10⁻³ तो ये आया 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1100, ये वैल्यू आई। थोड़ा सा साफ लिख दो, ये देखो 1100। अब मेरे दोस्त ये HN कंसंट्रेशन जाके बना, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो तो उड़ा लिया जाए, तो 1/11 इंटू 10⁻³ अब pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन। ये देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, जो 3 है वो बाहर आ गया, और ये वाली वैल्यू लॉग के साथ लिख दी, 1/11 pH आ गया। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर इसमें वाटर ऐड करना है कि नहीं, तो तुम देख लो यार, HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आ रहा है? 10⁻³ क्या ये 10⁻6 से छोटा है? नहीं, 10⁻6 से बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जब HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10⁻6 के बराबर ये छोटा आएगा, तब वाटर का कंसंट्रेशन ऐड करोगे ना। तो यहां आया नहीं, हमने ऐड किया नहीं। तो डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोगों ने कौन सा केस किया है? जी के बाद क्या आता है दोस्त? H। तो देखो H नंबर का केस, कि H नंबर का केस क्या हो सकता है। हम लोगों ने डाइल्यूशन पढ़ लिया है, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ एसिड या मिक्सचर ऑफ बेस, तो नेक्स्ट नंबर केस है हमारा मिक्सचर ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस। और मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस कैसे है? सेम एसिड और सेम बेस को आप मिला रहे हो, इसमें 2 केस आएंगे। सेम एसिड और सेम बेस को मिला रहे हो, तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहले कॉन्सेप्ट चिपकाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप कह रहे हो कि देखो यार ये एक सोल्यूशन है, ऐसे इस सोल्यूशन का क्या है? कंसंट्रेशन दिया है m1, वॉल्यूम दिया है v1, ठीक है, m1 v1, और एसिड कौन है? HXA। इसको हमने मिक्स कर दिया है दूसरे सोल्यूशन के साथ, इसके साथ मिक्स कर दिया है। इसका कंसंट्रेशन कितना है? m2, वॉल्यूम कितना है? v2, और इसके। अब जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका pH अपने को बताना है। इसका pH यार दोस्त अपने को बताना है, इसका। तो जरा देखो दोस्त क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, इस बात को जरा समझो आप। हम क्या करेंगे, गौर समझिएगा। मोल ऑफ HN सोल्यूशन 1 प्लस मोल ऑफ HN सोल्यूशन 2 सो ऑन। यदि मान लो 3 है तो ऐसे ही करते चले जाओ। मोल ऑफ HN फाइनल सोल्यूशन, बस ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यदि सेम एसिड और सेम बेस मिक्स किए जाएंगे तो हम हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसके HN निकाल लिए, इसके HN निकाल लिए, वो बराबर किसके होंगे? फाइनल सोल्यूशन के HN के। अब ये निकलेंगे कैसे? तो जरा बताओ, M इंटू V करोगे तो मोल आएंगे, किसके मोल आएंगे? इसके। और यदि इसके मोल आ गए तो HN के मोल निकाल लोगे। देखो M1 V1 करने से किसके मोल आ गए? मॉलिक्यूल के। X का मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके मोल आ गए? HN के, ये वाले निकल आए। प्लस M2 V2 करोगे तो किसके मोल आएंगे? इसके, HXA एसिड के। और HN के मोल कैसे आएंगे? X का मल्टीप्लाई करने से, बराबर
इसके मोल कैसे आएंगे? वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2 और मोलरिटी M। ये तो मॉलिक्यूल क्या है ना, वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया, V1 यहां है, V2 यहां है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन कितना हुआ? M। मगर ये मॉलिक्यूल के मोल आए, हमें किसके चाहिए? HN के। तो HN के लिए X। तो कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये X काट दो ना यार, इतना परेशान क्यों होते हो, बार बार लिख देते हो, सब कट ही तो जाएगा। बिल्कुल, मगर लिख इसलिए रहा हूं जैसे तुम्हें ध्यान हो, HN के मोल निकालने हैं, एसिड के नहीं। वो तो क्वेश्चन करते समय मुड़ा ही देंगे। अब क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन निकल आया तो इसका पीएच निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। बात समझ गए? तो जब भी एसिड या बेस के मिक्सचर का क्वेश्चन होगा, सेम टाइप का एसिड, HCl का HCl के साथ, HNO3 का HNO3 के साथ, NaOH का NaOH के साथ, तब हम ऐसा करेंगे। कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब जरा एक क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे हम लोगों को पता चले कि क्वेश्चन करना कैसे। देखो यार दोस्तों, किसी ने हमसे कहा कि 100 ml 10 की पावर -2 मोलर NaOH, इसको मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, ये देखो, इसको मिक्स कर दिया गया है 500 ml 10 की पावर -3 मोलर NaOH के साथ। अब वो मेरे से पूछ रहा है पीएच बताओ क्या होगा। बेसिक सॉल्यूशन मिक्स किए जा रहा है, पीएच पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा हमें कैसे करना है। तो यार हम लोग कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? देखो, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, इनको मिक्स कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या है? M इंटू वी। V कितना है? लीटर में चाहिए। M कितना है? 10 की पावर -2। V इंटू M किया तो क्या आया? मोल। किसके? NaOH के। NaOH के मोल के बाद हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, किसके मोल आ गए? OH। यहां पे करो M इंटू वी। V कितना है? 500 ml, मगर V हमें हमेशा कैसे चाहिए? लीटर में चाहिए। 10 की पावर -3। ये किसके मोल आए? NaOH के। इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके हो गए? OH के हो गए। एक सोल्यूशन का OH आ गया, दूसरे सोल्यूशन का OH आ गया। अब सोल्यूशन का OH निकालो। सोल्यूशन में देखो 100 ml ये, 500 ml ये, तो सोल्यूशन कितना हो गया? 600 ml का। कंसंट्रेशन कितना है? M। ये किसके मोल आए? NaOH के, मगर हमें किसके चाहिए? OH के, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो देखो जरा हम लोग करते हैं। तो ये क्या आया? 100 इंटू 10 की पावर -5 प्लस, यहां पर भी मैंने कर लिया 500 इंटू 10 की पावर -6 प्लस, यहां पर 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 100 और 500 मिलकर 600 ml हुआ ना, उसको भी तो लीटर बनाना पड़ेगा। ये कितना आया? 600 इंटू M इंटू 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 सबसे निकाल दो, तो ये आ गया 100 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 500 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 600 M। अब जरा दोस्तों डायरेक्ट कर देता हूं, देखिएगा इसको मैं 1000 इंटू 10 की पावर -3 लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 600 इंटू M। 2 जीरो उड़ा दो, ऐसे 3 से ये उड़ा दो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो M की वैल्यू आ गई 5/2 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेशन भाई चेक करते रहिएगा, यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा करते समय। कॉन्सेप्ट यही है। अब ये क्या आ गया? HN का कंसंट्रेशन आ गया, और मेरे दोस्त HN का कंसंट्रेशन आ गया तो मैंने pH निकाल दिया। pH इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूं 3 माइनस लॉग 2.5। ये देखो पावर लिख दी, ये लिख दिया, आंसर आ गया। और ये मैंने डायरेक्ट HN के कंसंट्रेशन निकाले हैं, HN के कंसंट्रेशन से आंसर आ गया ऐसे। तो जरा देखो यार दोस्तों, तो जब भी कहीं पर सेम सॉल्यूशन का मिक्सचर किया जाएगा तो कॉन्सेप्ट यही है, कुछ भी क्वेश्चन चले कॉन्सेप्ट यही है, ध्यान रखिएगा। क्या? एक सॉल्यूशन के HN दूसरे सॉल्यूशन के HN बराबर सॉल्यूशन के HN। बेस है तो एक सॉल्यूशन का OHN दूसरे सॉल्यूशन का OHN बराबर सॉल्यूशन के OHN। बस कर दो, आंसर आ जाएगा। M इंटू वी से ही करना है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अच्छा हुआ किसी बच्चे ने नहीं ध्यान दे दिया और मुझे इशारा कर दिया कि सर देखो यहां गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई?
NaOH का सोल्यूशन है तो ये OH आयन कंसंट्रेशन आया है, तो इससे तो POH मिलेगा। POH इक्वल टू कितना आया 3 माइनस लॉग 2.5। अब मुझे तो pH निकालना है ना यार दोस्त, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, तो वैल्यू डाल दो मेरे दोस्त। तो जब वैल्यू डाल दोगे तो यार इसको जरा करके बताओ यार कोई, 11 प्लस लॉग 2.5, तो pH की वैल्यू ये आएगी 11 प्लस लॉग 2.5। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, H के बाद क्या आता है दोस्त, यार कोई बता दो यार। तो चलिए H के बाद क्या आता है, I। अब हम इस पर चलते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, गौर से जरा समझो। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एसिड ऑब्लिक बेस। अब वो सेम नहीं है, दो डिफरेंट एसिड और दो डिफरेंट बेस का मिक्सचर है, तो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ये कहा जा रहा है, देखो यार दोस्त, कुछ ऐसा बोला जा रहा है, ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है इसका कंसंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम V1 है, और हमारा जो एसिड है वो ये है XA प्लस, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अभी वीक एसिड का केस तो उठाया ही नहीं है, जब वीक एसिड उठाएंगे तभी हमारे पास ओस्टवाल डाइल्यूशन आएगा। अब ये एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन M2 है, वॉल्यूम V2 है, और ये एसिड कैसा है HYA, अलग अलग टाइप के एसिड है। अब इन दोनों को मिला दिया गया है और ये एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना लिया गया है दोस्त। अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हमसे कहा जा रहा है pH बताओ, ये देखो, तो हम कैसे निकालेंगे। अब ये है, तो हमारा कॉन्सेप्ट डिट्टो वही है, वो सेम हो या डिफरेंट हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या लिखना है, मोल ऑफ H आयन ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस मोल ऑफ H आयन ऑफ सॉल्यूशन 2 इक्वल टू सो ऑन। यदि मान लो 3-4 सॉल्यूशन है तो मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। बस डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। मोल कैसे निकालोगे H आयन के, देखो M इंटू वी किया, M इंटू वी करने से किसके मोल आए, मालिक्यूल के मोल आए, तो H आयन के मोल कितने आएंगे, X का मल्टीप्लाई करने से। किसी ने कहा कैसे, तो यार आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ H आयन कैसे निकालते हैं, मालिक्यूल के नंबर दिए हो तो मोल ऑफ H आयन कैसे निकालेंगे, मतलब इंडिविजुअल आयन के मोल कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसका क्या है M इंटू वी करने से मोल किसके आ गए, इस एसिड के आ गए, Y का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके आ गए, बराबर सो ऑन। इसका कैसे निकालोगे यार, तो जरा गौर समझिएगा, ये H आयन आ गए हैं, अब हमें इसका वॉल्यूम कितना हुआ, तो भाई V1 प्लस V2 ये आ गया, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया M मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, ये आ गया मोलरिटी ऑफ H आयन। ये दोस्त क्या आ गई, मोलरिटी ऑफ H आयन आ गई डायरेक्ट। ठीक है, अब बस आप इसको सॉल्व कर लो तो मोलरिटी ऑफ H आयन आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। किसी ने कहा सर कैसे, तो जरा देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे हम लोगों को आइडिया लगे। तो देखो यार दोस्तों क्वेश्चन कैसे है, देखिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन है, 100 ml 10⁻⁻² मोलर HCl मिक्स किया गया है 100 ml 10⁻⁻² मोलर H2SO4 के साथ। अब पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH बताओ, तो मिक्स कर देते हैं, M इंटू वी किया, M इंटू वी करोगे, ये आया मेरे दोस्त M इंटू वी, देखो ये V हो गया, ये M हो गया, इससे मोल किसके आए HCl के, तो H आयन के मोल के लिए 1 का मल्टीप्लाई, ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ तो पा रहे हो ना, ये बाई वॉल्यूम हो गया, ये M हो गया, तो M इंटू वी से मोल आ गए किसके, HCl के, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल किसके बन गए, H आयन के।
अब यहां करो, ये वैल्यू हो गया, इसको लीटर बना लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मोलरिटी बन गई, और 2 यहां पे कितना लिखा है 2 बराबर 100 ml तुमने ये डाला, 100 ml तुमने ये डाला, तो सोल्यूशन कितना हो गया 200 ml। मोलरिटी कितनी है निकालनी है, ये देखो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो मेरे दोस्तों जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, डायरेक्ट मैं लिख दूं 3 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000, यहां कितना आ गया 200 इंटू mx इंटू 10 की पावर -3। कैसे यार, इसको लीटर नहीं बनाओगे, और इसको लीटर बनाओगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो देखो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 उड़ा लीजिएगा, तो डायरेक्ट HN कंसंट्रेशन आ गया 3 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो क्या इसमें HN कंसंट्रेशन इतना आया, तो क्या वाटर का कंसंट्रेशन ऐड करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। जब HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10 की पावर -6 से छोटा या बराबर आएगा तब ऐड होगा ना यार दोस्त, वो तो हुआ ही नहीं है। तो क्या हुआ जरा बताइए, तो हम लोगों ने लिखा क्या, pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन टोटल। अब वैल्यू डाल दो, तो 2 माइनस 1.5 पावर लिखो और इसको माइनस में लिख दो लॉग के साथ, बस आंसर आ जाए। तो ये देखो इस तरह से क्वेश्चन करोगे, यदि 2 डिफरेंट एसिड मिलाए जाएंगे तो, और इसी तरह से 2 डिफरेंट बेस मिलाए जाएंगे तो। किसी बच्चे ने कहा सर ये भी बात आपकी ठीक है, हम मानने को तैयार हैं। अब अगला केस आ जाओ, कौन सा केस कराया है दोस्त, ABCD सबसे टफ काम है यार मेरे लिए, तो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आएगा, जे फॉर जोकर। चलो अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम लोग दोस्त एसिड और बेस का मिक्सचर उठाते हैं। यदि एसिड और बेस का मिक्सचर हुआ तो उसका पीएच कैसे निकालोगे, तो गौर से समझो। बच्चों ने कहा सर निकाल देंगे, ऐसी क्या बात है। देखो ये एक एसिड है, ध्यान दीजिएगा, ये एक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन दिया है M1, वैल्यूम दिया है V1, एसिड का नाम है ये। अब इसको आपने मिक्स किया है एक बेस के साथ। दोस्तों बेस कौन सा है, इसी तरह से कोई बेस है, ये देखो, जिसका कंसंट्रेशन M2 है, वैल्यूम V2 है, और उसका नाम है BOY। ठीक है, अब इनको मिक्स करने से एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना ऐसे, ये देखो। अब आप इसका पीएच पूछना चाह रहे हो, पीएच या पीओएच, कोई एक चीज पूछना चाहते हो। अब क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो देखो यार इतनी देर से हम एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, अभी भी वही पढ़ाएंगे, अलग नहीं पढ़ाएंगे। आप यहां क्या कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, जरा कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट चिपकाते हैं, क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे। कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ HN, नंबर ऑफ मोल ऑफ HN ऑफ एसिड, डिफरेंस नंबर ऑफ मोल ऑफ OHN ऑफ बेस इक्वल टू, गौर समझिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ HN ऑफ एसिड और नंबर ऑफ मोल ऑफ OHN ऑफ बेस। क्या हुआ है मतलब समझो, देखो HN एसिड के निकाले, HN और OHN बेस के निकाले। डिफरेंस का मतलब है जो बड़ा हो उसको पहले लिखना है, और जो बड़ा होगा वही यहां पे लिखा जाएगा। HN ज्यादा होंगे तो रिजल्टेंट में HN ऑफ एसिड लिखा जाएगा, OHN ज्यादा होंगे तो रिजल्टेंट में OHN ऑफ बेस निकल जाएगा। डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो वैल्यू बड़ी हो, मोल ऑफ OHN बड़े हैं तो उनको पहले लिखो, मोल ऑफ HN बड़े हैं तो उनको बाद में लिखो, जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, और यहां पर भी वही आएगा जो बड़ा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ पाए, करना वही है, मोल निकालना है, और दूसरा हम कुछ करेंगे नहीं। मैंने आपको हमेशा ही एक बात सिखाई है, एक ही कॉन्सेप्ट से सारा कुछ निपटाना।
और एक ही कॉन्सेप्ट से सारा कुछ निपटाना आज तक करते आए, आगे भी यही करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो बहुत इजी हो। मोल निकालना सबसे इजी काम है, क्यों? पूरी केमिस्ट्री में वो तो ही निकालते हैं हम लोग, सारे पूरी केमिस्ट्री में वही निकालते हैं। तो कर लोगे? अब अप्लाई करके दिखाता हूं कि भाई कैसे अप्लाई किया जाएगा। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया, देखिए मैंने कहा यार 100 ml 10 की पावर -2 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसको किसी ने मिक्स किया है 50 ml 10 की पावर -2 मोलर NaOH के साथ। अब पूछा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच बताओ। तो मैंने कहा बता देंगे यार, अपने को क्या है, सॉल्यूशन। एसिड के मोल निकालो, कैसे निकाले हम लोगों ने? 100 × 10 की पावर -3 लीटर हो गया, m का मल्टीप्लाई किया, मोल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया, एच के मोल हो गए। बात तो समझ पाते हो? ये डायरेक्ट कैसे लिख देता हूं, m × v करने से मॉलिक्यूल के मोल आते हैं, और मैंने बताया जो यहां पे सफिक्स में लिखा हो वो मल्टीप्लाई कर दो तो उस पर्टिकुलर आयन के मोल आ जाते हैं। ये आ गया। अब इसका निकाल लो, 50 10 की पावर -3 लीटर हो गया, v से m × v कर दिया, मोल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल ऑफ OH आयन हो गया। बड़ी वैल्यू कौन है? बड़ी वैल्यू मेरे हिसाब से कौन है? 10 की पावर 3 10 की पावर 3 सेम है, 10 की पावर 2 10 की पावर 2 सेम है, ये 50 है, ये 100 है, तो ये बड़ी वैल्यू है। तो बस इसको इससे माइनस कर दिया, बराबर क्या आया? जो बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, मतलब सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ये भी पूछा जाएगा कि सोल्यूशन कैसा होगा, तो जो बड़ा होगा उसी का नेचर आएगा। तो H आयन ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अब लिखोगे क्या? 50 ml ये डाला है, 100 ml ये डाला है। चलो इसका कॉन्सेप्ट लिखना तो भूल ही गया था, कॉन्सेप्ट लिख देता हूं आपको, है ना? पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं लिखा था। देखो H आयन के मोल कैसे निकले? M1V1 × X, समझ गए? M × V किया तो एसिड के मोल आ गए, X का मल्टीप्लाई किया तो H आयन के मोल। डिफरेंस M2V2 × Y, OH आयन के मोल आ गए, बराबर। अब जब V1 ml ये डालोगे, V2 ml ये डालोगे, तो मेरे दोस्त सोल्यूशन कितना हो गया? मेरे दोस्त सोल्यूशन हो गया V1 + V2 × M। अब M में क्या? यदि एसिड है तो H आयन आएगा, बेस है तो OH आयन आएगा। यहां यही बात हम लोगों ने वहां की। ये देखो, अब 100 ml इसके ले लिए, 50 ml इसके ले लिए, × 10 की पावर -3। अब मोलारिटी किसकी आएगी? H आयन की। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक। सोल्यूशन में H आयन ज्यादा है। अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो दोस्तों जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 150 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर -2 बराबर 150 × 10 की पावर -3 × MH पॉजिटिव। तो 150 से 150 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो H आयन ऑफ एसिड मेरे दोस्त मिल गए हमें कितने? 10 की पावर -2। देख लो यही आ रहा है भाई, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 200 में 50 चला गया तो 150, 10 की पावर -3, और ये सब तो सेम ही था। एक बार भाई देखो क्वेश्चन कर दे रहा हूं, आप समझते जाइएगा। तो pH = क्या आ गया? 2। बस ठीक है कि नहीं? pH ही निकालना था, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन हो तो बस ऐसा करना है। सपोज करो ये बड़ा होता तो पहले इसको लिखते, बाद में इसको लिखते, ठीक है? और ये OH आयन कंसंट्रेशन आता, और सॉल्यूशन कैसा होता? बेसिक नेचर वाइज। अब pH 7 से कम आ रहा है, सॉल्यूशन एसिडिक है। बात समझ गए कैसे करना है? कर लोगे? नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। देखो यार नेक्स्ट नंबर का केस क्या है? पीछे क्या किया? आई थिंक J किया था, J। अब J के बाद क्या आता है? K। अब देखो आपने एसिड के मिक्सचर कर लिए, बेस के मिक्सचर कर लिए, डाइल्यूशन का केस कर लिया, क्या क्या करोगे? सब कुछ करा दिया है। अब क्या बाकी रह गया है बताओ? ऐसा कौन सा केस बाकी रह गया? तो जरा देखो दोस्तों, अब केस क्या रह गया है? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस
वीक एसिड। अब ये रह गया है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर हो तो कैसे निकालोगे। तो इससे पहले मैं ये केस कर लेता हूं, तो थोड़ा आपको आसानी रहेगी। कौन सा केस, देखो पीएच ऑफ वीक एसिड, यदि कहीं वीक एसिड का पीएच पूछेगा तो कैसे निकालोगे। के नंबर, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है सब स्ट्रॉन्ग एसिड का बताया है, अब वीक एसिड के केस की बात बताते हैं। तो जरा देखो क्वेश्चन उठाते हैं, जरा समझिएगा। सी मोलर MXA दिया है, मगर ये मेरे दोस्त कितना है, वीक एसिड है। अभी तक क्या होता था, मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दिया होता था, मगर फार्मूले में किसका कंसंट्रेशन डालना है, HN का डालना है। तो जब मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दिया है और फार्मूले में HN का कंसंट्रेशन डालना है तो हम ऐसे निकाल देते थे। मैंने यही तो सिखाया था आपको, X इंटू सी। मगर ये चीज नहीं हो सकती क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड में पॉसिबल है। किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में। वीक एसिड के लिए ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ऐसा हम वीक एसिड के केस में ऐसा नहीं लिख सकते। तो किसी ने कहा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यार ये पार्शली आयोनाइज है। रीजन क्या है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, बिकॉज HX इज पार्शली आयोनाइज। पार्शली आयोनाइज है तो ये 100% डिसोसिएट ही नहीं होगा, और जब 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि ये तो ऐसे डिसोसिएट हो रहा होगा ना मेरे दोस्त, 100% थोड़ी हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये तो वीक है ना, तो ये ऐसे चल रहा होगा T = 0 पर। C कंसंट्रेशन में से 1 माइनस अल्फा ब्रेक हो गया तो C अल्फा, ये देखो CX अल्फा। तो यहां पर HN कंसंट्रेशन ये बनना है ना यार दोस्त, समझो यहां पर HN कंसंट्रेशन क्या बनना है, ये बनना है। तो यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर हमको मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दिया है तो डायरेक्ट HN का कंसंट्रेशन नहीं मिल सकता है। तो ये बात आई, निकाला कैसे जाए। मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दिया है और डायरेक्ट HN का कंसंट्रेशन निकालना है तो कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए आए कौन, ओस्टवार्ड। तो ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ यहां से आया है, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। ये करता क्या है, ये मेजर करता है, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को मेजर करता है एंड आल्सो कैलकुलेट अल्फा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उनके कंसंट्रेशन को मेजर करने का भी तरीका है और साथ साथ में उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मेजर करने का भी तरीका है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरा देखो ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ कॉन्सेप्ट क्या है। ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ में हम लोग ऐसा सपोज करते हैं, हमने सपोज किया कि हमारे पास HA एक वीक एसिड है, HA क्या है, वीक एसिड है। तो बच्चों जब ये वीक एसिड है तो ऐसे ब्रेक होगा, HN और ऐसे। इसका कंसंट्रेशन कितना है, C मोलर है, इसका कितना है 0 0 T = 0 पर। आफ्टर T सेकेंड क्या हुआ, आफ्टर T सेकेंड C मोलर में से अल्फा फ्रैक्शन ब्रेक हो गया। C का मतलब हुआ एक फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन C है, तो अल्फा फ्रैक्शन ब्रेक हो गया तो 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन बचा, तो 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा। तो HN कंसंट्रेशन की वैल्यू ये आई है C अल्फा। पहला फार्मूला हमारा ये बना जो हमें चाहिए होता है। दूसरा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट आया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखोगे HN ये अपॉन ये, पीछे ही पढ़ाया। ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड।
इसीलिए इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं Ka। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ध्यान रखना, मगर स्पेसिफिक रिएक्शन है इसलिए नाम चेंज कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोल के बोल देते हैं क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोल देते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। तो Ka की वैल्यू ये आ गई। तो जब आप इन सब की वैल्यू डालोगे तो फार्मूला आ जाता है ये। क्यों दोस्तों, ये फार्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो एक फार्मूला हमारा ये है जिसको हमें याद रखना चाहिए। तो HN इक्वल टू ये और ये। यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला खेल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से अप्रोक्सीमेशन लेना होता है, किस तरह से अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना होता है। तो जरा गौर से हम बातों को समझते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। हम लोग यहां पर दो केस बनाते हैं। केस नंबर वन क्या होता है, यदि ये सपोज किया जाए, दोस्तों जरा समझिएगा, यदि ये सपोज किया जाए कि HA जो है वो बहुत वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है। जब बहुत वीक एसिड होगा तो 1 माइनस अल्फा अप्रोचकल 1 होगा। 1 माइनस अल्फा अप्रोचकल 1 होगा तो ये वाली चीज ऐसे आ जाएगी और अल्फा का फार्मूला आ जाएगा ऐसे, √Ka/C। ये देखो, अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर समझिएगा। यदि ओस्टवाल डाइल्यूशन यही है, यदि C को अप्रोचेस टू 0 कर दिया जाए तो अल्फा अप्रोचेस टू कहां जाएगा, बता सकते हो मैथ्स के हिसाब से? C अप्रोचेस टू 0 तो अल्फा अप्रोचेस टू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट का मतलब होता है मैक्स वैल्यू, है कि नहीं? इन्फिनाइट का मतलब क्या है? उसकी सबसे बड़ी वैल्यू। तो यार अल्फा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 100%। ऐसा नहीं कि पूरी मैथ्स ही चिपकाते चले जा रहा हूं आंख बंद करके। यदि हम C को अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो अल्फा अप्रोचेस टू इन्फिनाइट जाएगा मैथ के हिसाब से, मगर मैथ के हिसाब से इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? उसकी सबसे बड़ी वैल्यू। तो अल्फा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 100%। तो आयोनाइजेशन क्या है? 100% हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इस मैथ्स वाले को जरा लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। C अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है दोस्त? डाइल्यूशन करना। डाइल्यूशन करते जाओगे कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करते जाओगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ता चला जाएगा, और अल्फा बढ़ता चला जा रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? अल्फा बढ़ने का मतलब डिसोसिएशन बढ़ना। पहले 5% था, अभी 20% हुआ, अभी 50% हुआ, 70% हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया। तो जब 80-90% पहुंच गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो गया। तो इसका मतलब कोई भी वीक एसिड बाहर वो वीक होता है मगर पानी के अंदर वो स्ट्रॉन्ग की तरह भी बिहेव कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी वीक एसिड पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। ध्यान रखिएगा कैसे? यदि हम उसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो अल्फा बढ़ता चला जाएगा, अल्फा बढ़ता चला जाएगा तो वीक एसिड का बिहेवियर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो आयोनाइजेशन बढ़ाता चला जाएगा। तो ओस्टवाल डाइल्यूशन ला यही है। ओस्टवाल भाई साहब ने बताया था कि यदि हम लोग वीक एसिड को डाइल्यूट करते चले जाएं तो उसका आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, वीक एसिड का यदि डाइल्यूशन करते हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। वीक एसिड का डाइल्यूशन करते हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। अब मेरी बातों को जरा गौर से समझिए, ठीक है? अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में काम आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट देखो, HN कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का HN कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है? इसके दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से? जरा देखो। पहला, HN कंसंट्रेशन इक्वल टू आया Cl पर, अल्फा की वैल्यू डाल दोगे तो अंडर रूट आ जाएगा Ka/C। ये वाला फार्मूला कब लगाओगे? ध्यान रखिएगा, ये वाला फार्मूला कब लगाओगे? जब हम चेक करेंगे अल्फा को। हम पहले अल्फा को चेक करेंगे इस फार्मूले से, चेक इससे, और चेक करने पर जो ये अल्फा है इसकी वैल्यू कितनी आए? अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0.03 से कम आए।
मतलब अप्रोक्स 3%। यदि अल्फा की वैल्यू 3% या 3% से कम है तो ये फार्मूला वैलिड है, एच कंसंट्रेशन लगा के पीएच निकाल लोगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, इतनी, या इतनी ना ले लो तो इतनी ले लो। यदि अल्फा की वैल्यू 1 से 5% के आसपास आ रही है तो आप ऐसा लगा सकते हो। ठीक, अब गौर से समझो, ये वाला फार्मूला कब लगाओगे, एच एन इक्वल टू सी अल्फा। ठीक है, और ये नहीं आएगा वहां पर, एच एन इक्वल टू सी अल्फा। अल्फा इक्वल टू कितना, तो मेरे दोस्त अल्फा निकाला जाएगा इससे, किससे, इससे, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा से, और के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा से अल्फा निकाल के यहां रखोगे। ये वाला फार्मूला यूनिवर्सल है, ये फार्मूला हमारा यूनिवर्सल है। ठीक है, गौर समझिए, ये वाला फार्मूला हमारा यूनिवर्सल है, जगह नहीं है, कहीं पर भी लग जाएगा, मगर ये फार्मूला स्पेसिफिक है। ये फार्मूला हमारा क्या है, स्पेसिफिक है। ये तभी लगता है जब ये वाली कंडीशन है, ये, और ये फार्मूला यूनिवर्सल है तो यहां पर भी लगेगा वहां पर भी, मगर अब बराबर में ये नहीं लिखेंगे हम। बराबर में अल्फा निकालने के लिए अब ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट। और ये वाला कॉन्सेप्ट कब होता है, जब इस फार्मूले से चेक करेंगे। फिर देखो मेरी बातों को समझिएगा जरा, चलो मैं इसको थोड़ा पीछे लिखता हूं, इस चीज को यहां ना लिखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज करता हूं जैसे आप समझ पाओ अच्छे से। गौर से मेरी बात को समझना प्यारे बच्चों, हम यहां पर चेक करेंगे, अल्फा इक्वल टू लगाएंगे के ए अपॉन सी, इसको मैंने चेक किया। ठीक, यदि इसकी वैल्यू 1% से लेके 3% या 5% के बीच में है तो ये फार्मूला लगेगा। यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5% आ रही है या ग्रेटर देन 3% आ रही है तो फिर हम ये लगाएंगे, इसको 3% कर दो। 1 से लेके 3% तक आ रही है तो हम ये वाला लगाएंगे, और 3% से ज्यादा अल्फा की वैल्यू आ रही है तो ये वाला लगाएंगे। इसमें अल्फा ऐसा निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या है, गौर समझिए। देखो जब आप ये मानते हो कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तब आता है 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, और ये आंसर आता है। मगर जरूरी थोड़ी कि हर समय एच ए वीक हो, क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन करोगे तो अल्फा बढ़ता है ना, तो हो सकता है कि वही वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह हो। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, के अपॉन सी से। अल्फा हमने निकाला, यदि उसकी वैल्यू कम आ रही है तो ये वाला फार्मूला लगा दोगे एच एन का, और यदि उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो दोस्त ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें अल्फा इससे निकलता है और इसमें अल्फा इससे निकलता है, दोनों में ये डिफरेंस है। इस बात को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होगे अभी कि कैसे करें, तो 2 क्वेश्चन में एक साथ कराता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ सके। मैंने कहा कि 10 की पावर -2 मोलर एसिटिक एसिड है, गौर समझिएगा। इसका के दिया है 1 इंटू 10 रेज़ की पावर -5, इसका पीएच निकालो। डिट्टो सेम क्वेश्चन यहां लिखा, 10 की पावर -5 मोलर एसिटिक एसिड है, इसका के दिया है 1 इंटू 10 रेज़ की पावर -5, और मैंने कहा है इसका पीएच निकालो। दोनों देख लो सेम क्वेश्चन है, दोनों ही वीक एसिड है, मगर दोनों के पीएच निकालने का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। कैसे, जरा समझो। जब भी कहीं वीक एसिड का पीएच आएगा तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे, चेक अल्फा, किस फार्मूले से, के ए अपॉन सी से। हमने दोस्तों अल्फा चेक किया, के की वैल्यू क्या है 10 की पावर -5, सी की वैल्यू क्या है 10 की पावर -2, वैल्यू कितनी आई 10 की पावर -3 अंडर रूट। अब 10 की पावर -3 का अंडर रूट निकाल लो मेरे दोस्त, कितना आएगा, तो अप्रोक्सीमेट जल्दी से ले लो। तो मैंने लिया 10 की पावर -2 3.33 अप्रोक्स। कैसे लिया, इसको मैंने कर दिया 10 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 से बाहर आ गया 10 की पावर -2, और 10 का अंडर रूट क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग ये। अब जरा इसकी वैल्यू निकाल के देखो कितनी आ रही है, 0.33 आ रही है कि नहीं। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगी।
तो जरा देखो, यदि हम इसको परसेंटेज में निकालें तो 3% के आसपास आ रही है, 3% के आसपास आ रही है। तो मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, यदि 3% के आसपास आ रही हो तो HN का फार्मूला क्या है, √k/c। ये देखो अल्फा की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आ रही हो तो लगभग वो 3 ही के आसपास है। तो मैंने यहां सीधा सीधा HN का फार्मूला लगा दिया, √ka की वैल्यू ये है और c की वैल्यू मेरे दोस्त ये है, √k/c। √k/c लगाया तो HN कंसंट्रेशन मेरे दोस्त कितना आ गया, जरा देख लो, 10 की पावर -4 इंटू 10 3.33 अप्रॉक्स। ठीक है, कैसे किया, 10 की पावर -7 उसको 10 की पावर 8 कर लिया तो 10 की पावर 4 बाहर आ गया, बचा अंदर 10 का वो √3.3 के आसपास। अब इसको pH निकाल दो, तो pH कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था pH = 4 - log 3.33, पावर लिखी और फिर जो मल्टीप्लायर वो लिखा। क्वेश्चन कैसे किया दोस्त, ऐसे। अब जरा देखो यार, इसमें चेक करो, अल्फा निकाला, अभी मैं चेक कर रहा हूं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, पहले चेक करते हैं। अल्फा निकाला √k/c, k की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -5, c की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -5, √1 का मतलब अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 का मतलब 100%। अरे बाप रे, 100% तो पॉसिबल ही नहीं, 100% वैल्यू आ रही। इसका मतलब अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ये फार्मूला लगाएंगे HN के लिए, गौर समझो, C अल्फा। अब अल्फा कैसे निकाला जाए, इस तरह से नहीं निकालोगे, ये तो चेक करने का तरीका है, गौर समझिए कि हमें करना क्या है। अब अल्फा निकाला जाएगा इस फार्मूले से, Ka = C α² 1 - अल्फा से। तो अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इसको रीअरेंज करो, तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको इधर ले गए, ये देखो बच्चों, इसको रीअरेंज करना है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो C α² K अल्फा - K = 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आई -Ka, वो फार्मूला लगाओगे, a समझ गए ना, b² - 4ac वाला, तो -Ka प्लस माइनस √Ka² प्लस 4c इंटू Ka डिवाइडेड बाई 2c। ये देखो, ये a हो गया, इसका कंपेयर किससे करोगे, ax² bx प्लस c = 0 से। तो फार्मूला क्या होता है, नोट वाला, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, वही लगाया है। अब सबकी वैल्यू डाल दो, अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है, और हमें अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब मैं यहां से आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये देखो, अब मेरे दोस्त क्या करोगे, आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे और वो अल्फा की वैल्यू इस फार्मूले में डाल दोगे जाके। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, जरा देखिए, तो अल्फा कितना आया, एक बार देखते हैं जरा। ओह, अल्फा कितना आया दोस्त, देखो 10 की पावर -10 कॉमन लोगे तो 10 की पावर -5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहां से 10 की पावर 5 है, तो मेरे पास आ गया, लिख रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर -5 प्लस माइनस 10 की पावर -5 अंडर रूट में क्या बचा, 1 + 4, आई थिंक 1 + 4 बचेगा ना, 10 की पावर -5 कॉमन ले लोगे तो ये 1 और ये 4, ठीक है, 10 की पावर 10 कॉमन लोगे तो बाहर 10 की पावर -5 आएगा ना, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -5, कैंसिल कर दिया तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो ये आ गया, अल्फा की वैल्यू निकाल लो 1 प्लस अंडर रूट 5 कितना होगा, तो यार अंडर रूट 5 की वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगी, 12 मान लेता हूं मैं अपनी तरफ से सपोज कर लेता हूं, तो ये हमारा माइनस हो गया, तो 1.12 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ गई अल्फा की ये। अब इस वैल्यू को वहां जाके डालोगे तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू मेरे दोस्त C अल्फा, C की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10 की पावर -5, अल्फा की वैल्यू है 1.12 डिवाइडेड बाई 2। अब हम pH वाला फार्मूला लगा देंगे, तो pH इक्वल टू -log HN कंसंट्रेशन, तो क्या आ गया, गौर से देखिए, 5 - log 1.12
देखिए आप लोग 1.12 डिवाइडेड बाई 2। तो जरा देखो यार बच्चों, जरा सा डिफरेंस किया है क्वेश्चन में, वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस आया। इसका पीएच कितना आया, 7 माइनस 5 माइनस समथिंग, और इसका पीएच कितना था, 4 माइनस समथिंग। और जबकि मैंने सिर्फ कंसंट्रेशन में डिफरेंस किया है। कंसंट्रेशन इसका 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -5 है। 10 की पावर -5 बहुत कम कंसंट्रेशन है, इसका तुमने डाइल्यूशन कर दिया है, और डाइल्यूशन करने से अल्फा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाओगे। तो जरा देखो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है, गौर समझो। ये चेक करने का एक तरीका है, जैसे ही कोई वीक एसिड आएगा तो पहले मैं चेक करूंगा कि इस फार्मूले से क्वेश्चन करूं या इस फार्मूले से क्वेश्चन करूं। ये मैथमेटिकल अप्रोच है, इससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन इजी हो जाता है, मगर ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पे लगता है, जब अल्फा की वैल्यू 1 से 3% के बीच में हो या लेस देन 3% के आसपास हो, तब हम ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और ये फार्मूला लगा के कैलकुलेशन को इजी करते हैं। यदि वो 3% से ऊपर है तो फिर हम मैथ का यूज नहीं करते, कैलकुलेशन इजी नहीं करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। और वो आपको पता कैसे चलेगा, ये देखो मैंने डिट्टो सेम क्वेश्चन उठाया, दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। 10 की पावर -2 मोलर एसिटिक एसिड के दिया है, 10 की पावर -5 मोलर एसिटिक एसिड ये दिया है। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले जब भी वीक एसिड का क्वेश्चन आए तो ये बात चेक करो कि हमें करना किस मेथड से है। दोनों में जैसे ही इसकी वैल्यू 3% से कम या आसपास आ जाए तो बस सीधा लगा दो HN = K/C। मगर ये एक स्पेसिफिक केस पे फार्मूला लगता है। वो स्पेसिफिक केस कब होता है, जब आप चेक करोगे और अल्फा की वैल्यू लेस देन 3% आए। यदि वो 3% से ज्यादा आ रही है तब हम स्पेसिफिक केस वाला फार्मूला नहीं लगाते हैं, फिर हमको पूरा मेथड फॉलो करना पड़ता है। अल्फा की वैल्यू निकालते हैं इस फार्मूले से। आप ये ना करना, आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना अल्फा का, डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना, इसमें वैल्यू डाल देना। अल्फा की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालते हैं और इसमें डालते हैं, फिर पीएच वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करना पसंद करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी अभी इंपॉर्टेंट होगी, अभी पीएच खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने पीएच ऑफ वीक एसिड बताया है, तो कल बताएंगे पीएच ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड। मान लो वीक एसिड के 2 सोल्यूशन हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन हो, तो ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, फार्मूले को और इन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लिएगा। ये जो फार्मूला पढ़ाया है इसको 2 बार रिवाइज करना, ध्यान रखिएगा। इस केस को 2 बार रिवाइज करना, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को 2 बार रिवाइज करना कि ये वाला फार्मूला स्पेसिफिक है, ये वाला फार्मूला स्पेसिफिक है और ये वाला फार्मूला यूनिवर्सल है। किसी बच्चे को कोई टेंशन हो रही है तो हमेशा ये फार्मूला लगा दो, केस चाहे जैसा हो। कोई बच्चा कह रहा नहीं यार सर हम स्पेसिफिक केस में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। वीक एसिड का केस आए हमेशा यही वाला फार्मूला लगाओ, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, हर जगह पे वैलिड है। यदि आप कैलकुलेशन इजी नहीं करना चाहते हैं तो हमेशा यही वाला फार्मूला लगाइए, चाहे जैसा केस हो। तो ये भी एक अच्छा ओपिनियन है, ठीक है, मानना है कि हमेशा ये वाला लगाओ, इस चीज को छोड़ दो तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को कैलकुलेशन बेस इजी करना चाहते हैं तो फिर ये बात ध्यान रखना कि पहले चेक करके अल्फा की वैल्यू निकाली, 3% से कम है तो ये लगाया, 3% से ज्यादा है तो ये वाला लगाया। और किसी बच्चे को कहना है कि नहीं सर हम किसी झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, वीक एसिड का कोई भी केस आए हमेशा इस फार्मूले से सॉल्व करो। वीक एसिड का कोई भी केस आए हमेशा इस फार्मूले से सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लग जाता है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब अच्छे से रिवाइज करें और मेहनत करें। फिर मिलेंगे, गुड बाय।